नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर बड़े फैसले से जुड़ी हुई, जिसमें अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि भाई पूरक बजट के रिजल्ट को जारी कीजिए। आदेश के बाद अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिल गई है, जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे थे। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र की अर्जी पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी पैरवी कर रहे थे, लेकिन जो फैसला है, जो आदेश है, वो अभ्यर्थियों के हक में और इस वक्त उनको एक बड़ी राहत देता हुआ। और पटना संवाददाता रजनीश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए। रजनीश, कोर्ट ने आदेश में क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से कोर्ट में जो है केस प्रक्रियाधीन थी और निश्चित रूप से जो वाईवी गिरी अधिवक्ता है वो केस की पैरवी कर रहे थे। जो टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पहली बार जारी किया गया था, उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो योग्य होते हुए भी वंचित हो गए थे, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद वो इंतजार कर रहे थे। आज कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। निश्चित रूप से जो सैकड़ों अभ्यर्थी है उनके लिए राहत की खबर है। जो अभी रिजल्ट से वंचित थे, उनका रिजल्ट अब फिर से बीपीएससी को दोबारा अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। हालांकि टीआरई 2 वाले भी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद ने घोषणा कर दी थी, लेकिन घोषणा के बाद रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। तो कुल मिलाकर अभी जो पहली बार देखने को मिला है, हाईकोर्ट ने अभी टीआरई 1 के लिए सुनवाई की और फैसला सुना दिया है उनके हित में, और टीआरई 2 वाले भी इंतजार में है। तो कहीं ना कहीं ये छात्र हित के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है। शिक्षक बन सकेंगे। लंबे समय से एग्जाम देने के बाद वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो योग्य होते हुए भी रिजल्ट से वंचित थे। अब उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत और इस खबर के इंतजार में वो भी होंगे, जिसे इस वक्त न्यूज 18 उन तक पहुंचा रहा है। पूरक रिजल्ट जारी करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। एक और बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए के 15 घड़ी को बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान हालांकि विदेशी घड़ियों से संबंधित कोई दस्तावेज तो नहीं मिला। बिहार में कार्यरत सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस हैं और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी भी अब औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी ईडी की रडार पर आ गई हैं। जांच एजेंसी को तफ्तीश के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी के बैंक खाते में काफी संदिग्ध लेन देन की भी जानकारी मिली है। सूत्र के मुताबिक आईएएस संजीव हंस की पत्नी के बैंक खातों में और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी के बैंक खातों के बीच लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आ रही है। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए की 15 विदेशी घड़ियां बरामद की जाती हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस की पत्नी का पुणे स्थित एक सीएनजी पंप पर मालिकाना हक भी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये जानकारी सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बिहार में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और ठीक एक दिन पहले जिस तरह से बिहार में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ में लगे हैं। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि आईएएस संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव की पत्नी के बीच में जो काफी जो एक पैसों का जो लेन देन है उसकी एक जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस की जो पत्नी है लवनीन कौर, उनके नाम से पुणे में एक सीएनजी पंप भी है और इसके साथ साथ जो काफी जो पैसे का जो लेन देन होता था वो सीधे तौर पर कनेक्शन गुलाब यादव और उससे जुड़े हुए उनके परिवार के कई अन्य सदस्य हैं उनके साथ, इसके साथ साथ उनकी कंपनियों के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर से लाखों रुपए के महंगे महंगे जो विदेशी वॉच हैं वो भी बकायदा मिला है। लेकिन उनके बारे में जब पूछताछ की गई कि ये कहाँ से आपको मिले, क्या इसको आपने खरीदा है, इस मामले में कोई भी जानकारी या कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ
कई ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जो है वो भी मिली है, जिसको लेकर अब पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, IAS अधिकारी संजीव हंस, इसके साथ साथ गुलाब यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और आगे बढ़ाया जा सकता है और इस मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो बड़ी खबर बांका से, जहां जोरदार धमाके में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इस महिला को भागलपुर रेफर कर दिया गया है। यह बताया जा रहा है कि चिहार गांव में महिला पुआल के टाल से चारे के लिए पुआल लेने पहुंची हुई थी और पुआल निकालने के दौरान ही जोरदार धमाका हो जाता है, जिसमें वो जख्मी हो गई। घायल को फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बौंसी SDPO अर्चना कुमारी जो है इस घटना के बाद मौके पर जरूर पहुंची और हर एंगल से जांच की शुरुआत कर दी गई है। मामले की तह तक जाने के लिए FSL की टीम की भी मदद इस वक्त ली जा रही है। तो बांका में धमाके के बाद न्यूज़ 18 ये सवाल उठा रहा है कि पुआल के टाल में आखिर बम आया तो आया कहां से? क्या किसी बड़ी घटना की साजिश थी? क्या किसी को निशाना बनाने के लिए इस बम को यहां रखा गया था? तो बड़ी खबर रोहतास के विक्रमगंज से, जहां धारपुर गांव में नहर के किनारे 2 युवकों के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों शव के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है, जो बक्सर की बताई जाती है। दोनों शवों की पहचान के लिए फिलहाल पुलिस ने FSL की टीम को मौके पर बुलाया और देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बाइक मौके से ही बरामद हुई। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि गोली मारकर दोनों की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया तो अभी तक यही लग रहा है कि लाकर यहाँ मारा गया है, लाकर मारा गया है और अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है। FSL की टीम का क्या है? FSL की टीम को खबर किया गया है, वो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं। उसके बाद सब सैंपल कलेक्शन वगैरह होगा, उसके बाद ही फिर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजेंगे। सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसका एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो 15 जुलाई की पुपरी थाना क्षेत्र के एक जेवर दुकान में लूट की कोशिश के दौरान का है, जिसमें दुकानदार ग्राहकों को जेवर दिखाने में व्यस्त था और तभी देखिए 3 की संख्या में अपराधी पिस्टल के साथ दुकान में घुसते हैं और दुकानदार को गन पॉइंट पर लेकर जेवर लूटने की कोशिश की जाती है, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पिस्टल के बट से उसे मारा जाता है। इस दौरान ग्राहकों के साथ भी अपराधियों ने मार पिटाई की, लेकिन दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और अपराधियों का सामना किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपराधी दुकान को लूटने में विफल रहे। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर की है। मनोज झा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध की घटनाओं से अवगत हैं, तो चिंता की यह बात है, इस राज्य को चला कौन रहा है आखिर? आरजेडी के शासनकाल में ज्यादा अपराध के दावे पर मनोज झा ने चुनौती दी और आंकड़े लेकर गांधी मैदान में आ जाएं, ये चुनौती सामने रख दी सरकार के और कहा कि तब इस पर खुलकर बहस की जाएगी। बच्चियां जब अब स्कूल जाती हैं और शाम को सुरक्षित आती हैं, तो परिवार के लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये अच्छा संदेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी भेज्ञ हैं या अनभिज्ञ मैं नहीं जानता, क्योंकि हर जिले से ऐसी वारदात की खबर आ रही है, हत्या, दुष्कर्म, आगजनी, लूट। अगर वो भेज्ञ हैं तो ये चिंता का विषय है कि भेज्ञ होने के बाद ऐसा क्या, और अगर अनभिज्ञ हैं तो ये और भी बड़ी चिंता का विषय है कि राज्य चला कौन रहा है। सेवानिवृत्त नौकरशाह या 1-2 मंत्री? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? किससे सवाल पूछे?
अब आइए दूसरे हिस्से पे। आपने कहा कि बीजेपी के लोग, और क्या कहेंगे वो। हम तो कई बार कह चुके हैं कि सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो, लेकिन उसमें नहीं जाना चाहिए ना। उस हिसाब से तो आप 16वीं शताब्दी में जाएंगे, 17वीं शताब्दी में जाएंगे। अभी आप लोगों को जब ये कहिएगा ना कि फलाने दौर में ऐसा था, लोग आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे आप नहीं जानते हैं। तो देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष बिहार में राजनीतिक खौफ पैदा करना चाहता है, जबकि जनता को यह विश्वास है कि नीतीश कुमार हैं तो लोग सुरक्षित हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को ट्विटर बबुआ कहकर संबोधित किया और कहा कि यह समय माता पिता के शासन का नहीं है। नीरज कुमार ने यहां तक कहा कि तेजस्वी यादव जब सरकार में शामिल थे तो 8,853 हत्या की घटनाएं हुई थी, उसमें भी ठोस कार्रवाई की गई थी। बिहार में जो राजनीतिक विपक्ष है वह राजनीतिक खौफ पैदा करना चाहता है। अपराध की परिभाषा कानून के राज के तहत मुकम्मल कार्रवाई है। मां पिता का शासनकाल नहीं ट्विटर बबुआ। आप जब सरकार में शामिल थे तो 8,853 हत्या की घटना हुई थी और उसमें भी मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। आज भी हो रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता, उदाहरणार्थ, एकदम ब्लाइंड केस था, न इन्फॉर्मेंट था न गवाह था, लेकिन हमारी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन कर दिया। लेकिन 14 घंटा ट्विटर बबुआ आपको अपने राजनीतिक सहयोगी मुकेश सहनी जी के पिता की दुखद हत्या पर एक संवेदना के शब्द व्यक्त करने में 14 घंटा लग गया। और बड़ी खबर इस वक्त मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले से जुड़ी आ रही है। पुलिस के खुलासे से वीआईपी संतुष्ट नहीं है। डीजीपी से वीआईपी प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुलाकात करने वाला है। पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीके सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति हत्याकांड के कई पहलुओं की जानकारी जो है वो वीआईपी को देगी। तो एक बड़ी खबर मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर, हालांकि पार्टी कह रही है कि हम संतुष्ट नहीं हैं और इसीलिए ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। और इसीलिए अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई पहलुओं की जानकारी जो है वो दी जाने वाली है। पुलिस के खुलासे से आखिर वीआईपी संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो अपराध में शामिल लोग थे वो गिरफ्त में हैं, उनका कबूलनामा है और लेन देन की बात सामने आ चुकी है कि पैसे के लेन देन को लेकर इस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या की गई मुकेश सहनी के पिता की। और अब उसी हत्या के खुलासे के बाद अब ये कहा जा रहा है वीआईपी की तरफ से कि भाई हम संतुष्ट नहीं हैं इस खुलासे से, जो खुलासा पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। डीजीपी से मुलाकात की जाएगी। तो कई पहलुओं की जानकारी वीआईपी देखिए। अब इसमें और कौन से पहलू हैं और अब तक ये पहलू सामने क्यों नहीं आए, ये तमाम चीजें जो है इस वक्त सवालों के तौर पर लोगों के जहन में जरूर है। और बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है, जहां स्कूल में 20 छात्र बेहोश हो गए हैं। बेहोशी की हालत में जीएमसीएच में इन्हें भर्ती कराया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैरिया बाजार का यह मामला है। गर्मी की वजह से बच्चों के बीमार होने की सूचना आ रही है। तो 20 बच्चे जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया जाता है और बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो गए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहानाबाद से, जहां स्कूल में एक साथ 10 छात्राएं जो हैं वो बीमार हो गई हैं। जी हां, यहां से भी कई बच्चियों के बीमार होने और बेहोश होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई बेहोश होकर स्कूल में ही गिर गई। अंबेडकर बालिका स्कूल की एक घटना बताई जाती है। सभी का सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। तो जहानाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर बच्चियां जो हैं वो बेहोश होकर गिरती हैं और इसमें भी वजह गर्मी को लेकर बताई जा रही है। हालांकि इन सभी बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
पटना एम्स से नीट पेपर लीक मामले में 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को सीबीआई हिरासत में ले चुकी है। ये स्टूडेंट्स 2021 बैच के छात्र हैं। जब सीबीएसई और ये सीधे तौर पर जब कहा जा रहा है कि एम्स में ये टीम जब पहुंचती है, हॉस्टल में उनके कमरों की तलाशी लेती है, तो उनके कमरे से लैपटॉप और मोबाइल को जब्त किया जाता है। चारों के रूम को फिलहाल सील कर दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि पहली बार में सीबीआई अपने साथ चंदन सिंह को लेकर गई, दूसरी बार कुमार सानू और राहुल आनंद को अपने साथ लेकर गई है। चंदन सिंह सिवान के रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं कुमार सानू पटना का रहने वाला है, जबकि राहुल आनंद धनबाद का रहने वाला है और करण जैन अररिया का रहने वाला है। कल 17 जुलाई को एक्चुअली हम एक राउंड ले रहे थे, हॉस्टल का राउंड, बच्चों का जो खाना पीना का सो कैसे क्या चल रहा है। मेरे साथ हमारा डीन एकेडमिक्स थे डॉक्टर प्रेम कुमार, और मेरे साथ उस समय हमारा ओएसडी डॉक्टर अनिल कुमार भी थे। तो उसी समय सीबीआई ने आके एक स्टूडेंट को पकड़ा और इनको उठा के लेके गए हैं। उसके बाद हमें इससे पहले भी हमें खबर मिल चुका था, उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इन्फॉर्म किए थे कि एक स्टूडेंट है उनका हॉस्टल नंबर 8 में है, वो आके इनको इंटरोगेट करेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट गया, शाम को फिर सीबीआई का जो पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सुशील मोदी सभागार में बिहार बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक इस वक्त होती हुई, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। सम्राट चौधरी ने कई बड़ी बातें इस दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि अतिरिक्त राशि देकर बिहार की मदद की जाए। हमें उम्मीद भी है कि बजट में बिहार को अधिक से अधिक राशि मिलेगी। हम बिहार जो गरीब राज्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज भी 2,78,000 करोड़ का हमने बजट पेश किया बिहार में। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम कर रही है। और आगे के दिनों में भी हम लोगों ने आग्रह किया यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहाँ एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहाँ सरकार चला रहे। हम लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। बिहार भर के एनएचएम कर्मी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी इनकी तरफ से दी जा रही है। गर्दनीबाग में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले नर्स, काउंसलर समेत सभी कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। डिजिटल हाजिरी का विरोध और समान काम के बदले समान वेतन की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों से बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकार के प्रति एनएचएम कर्मियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। एक बार फिर से राज्य भर के एनएचएम कर्मी गर्दनीबाग में धरना पर बैठ गए हैं और गर्दनीबाग में देखिए बड़ी संख्या में, चाहे वो नर्सेज हों या फिर बाकी जो कर्मी हैं, किस प्रकार से प्रोटेस्ट करती नजर आ रही हैं, क्योंकि सरकार से लगातार ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी मांग पर सरकार की तरफ से अब तक विचार नहीं किया गया है और मांगे पूरी नहीं की गई है। जरा बातचीत करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बिहार की सरकार ने 2006 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल करके जो हमारे बेरोजगार जो युवा थे उनके श्रम का शोषण करने में जुट गई। लगातार हम लोगों ने 2006 से ही इसका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और लगातार हम लोगों ने 2006 से ही सड़कों पर उतर करके इन लोगों के लिए समान काम के बदले समान वेतन की
जो परिकल्पना है उसको लेकर के हम लोगों ने डिमांड रख करके धरना और प्रदर्शन करने का काम किया लगातार। नहीं, सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है और सरकार इतनी बड़ी संख्या को नजरअंदाज कर रही है जो उचित नहीं है। क्या मांगे हैं मुख्य रूप से? समान काम समान वेतन, FRS जो सिस्टम है उसको रद्द करें और जो माने सुदृढ़ इलाका है जहाँ माने आपको कोई भी एयरटेल वगैरह कुछ काम नहीं करता है। अव्यवहारिक जो आदेश निकाला गया है FRS सिस्टम का, उसको अविलंब रद्द किया जाए और इनको जो मूलभूत जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य उनको तो जो मिलनी चाहिए वो जो नहीं मिल पा रही है उसको अविलंब लागू किया जाए। अगर नहीं होती है तो आने वाला दिन में बृहद आंदोलन चरणबद्ध करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन की। और बता दें आपको कि सामूहिक अवकाश लेकर तमाम जो कर्मी हैं NHM वाले वो गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और एक ही मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए और इसके साथ साथ जो FRAS यानी ऑनलाइन जो डिजिटल अटेंडेंस है उसका विरोध किया जा रहा है, उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी साफ तौर से सभी चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोगों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।